हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है ना, कि परमाणु संरचना से रिलेटेड रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या रिजल्ट निकाले थे। ठीक है ना, इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए आज के इस लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना, मेरे साथ लेक्चर में आप लोग लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों को रदरफोर्ड का मॉडल हमेशा के लिए बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये आप लोगों के लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझ कर चलना, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने जो अपना मॉडल दिया था वो किसके रेस्पेक्ट में दिया था, परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसने क्या किया था अपने प्रयोग में, उसने ये किया था कि उसने सोने की एक पतली परत ली, मतलब सोने का परमाणु लिया था। ठीक है ना, और उस सोने की पतली परत पर उसने अल्फा किरणें पास की थी। अल्फा किरणें किस तरीका से पास की थी मैं आप लोगों के लिए डायग्राम के आधार पर समझा देता हूं। देखो, ये आप लोगों का सोने का परमाणु है, ऐसा बोल सकते हो, सोने की पतली परत है। ठीक है ना, सोने की पतली परत है और यहां से उसने क्या की थी, अल्फा रेडिएशन पास की थी। तो लगभग 90% अल्फा किरणें ऐसी थी जो इसको पार करते हुए निकल गई थी। ठीक है ना, कितनी, लगभग 90%। 90% अल्फा रेडिएशन ऐसी थी जो इसको पार करते हुए निकल गई थी। ठीक है ना, और लगभग 9% अल्फा रेडिएशन ऐसी थी जो इसके मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। जैसे कि लगभग 9% अल्फा रेडिएशन ऐसी थी जो मार्ग से विचलित हो गई। तो मैं उनको भी शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। 90% तो सीधी निकल गई और लगभग 9% अल्फा रेडिएशन ऐसी थी जो मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। और ये आप लोगों की कौन है, अल्फा किरणें। ठीक है ना, ये आप लोगों की कौन है, अल्फा किरणें। अल्फा किरणें, अल्फा किरणें। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं, मार्ग से सीधी निकली अल्फा किरणें, अल्फा किरणें सीधी निकली अल्फा किरणें। और इनका लिख देता हूं, मार्ग से विचलित, मार्ग से विचलित अल्फा किरणें, मार्ग से विचलित अल्फा किरणें। देखो, ध्यान से समझ कर चलना, बहुत अच्छा लॉजिक निकल कर सामने आएगा। ठीक है ना, क्या किया था उसने, सोने की पतली परत ली। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, सोने की पतली परत, सोने की पतली परत हो, ये ऐसा बोल सकते हो, सोने का परमाणु लिया था उसने। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है भाई, परमाणु संरचना से रिलेटेड ही तो वो बात कर रहा है। तो सोने की पतली परत बोल दो या ऐसा बोल दो, सोने का उसने परमाणु लिया था और उस पर उसने क्या की थी, अल्फा रेडिएशन पास की थी, अल्फा किरणें पास की थी। तो उसने ये देखा कि लगभग 90% अल्फा किरणें ऐसी थी जो इस सोने की पतली परत को पार करते हुए निकल गई, मतलब इधर से उधर की तरफ निकल गई। ठीक है ना, और इन अल्फा किरणों की दिशा को ज्ञात करने के लिए सामने उसने जिंक सल्फाइड का एक क्या रख दिए, एक पर्दा रख दिया। यहां पर उसने क्या रख दिया, जिंक सल्फाइड का क्या रख दिया, पर्दा रख दिया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ZnS लेपित पर्दा, ZnS लेपित पर्दा। ठीक है ना, अल्फा किरणों की दिशा को ज्ञात करने के लिए उसने सामने किसको रख दिया, जिंक सल्फाइड लेपित पर्दे को रख दिया, जिससे उसको पता लग जाएगा कि अल्फा रेडिएशन से मैं किस एंगल से पास कर रहा हूं। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना, कि सामने अल्फा किरणों की दिशा को ज्ञात करने के लिए उसने क्या रख दिया, जिंक सल्फाइड लेपित पर्दे को रख दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ध्यान से समझ कर चलना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी। ठीक है ना, एक बात और बता देता हूं, ये जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को उसने सन 1911 में किया था। मैं यहां पर लिख देता हूं, इस साइंटिस्ट का नाम पूरा क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है ना, इस साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और ये एक्सपेरिमेंट उसने कब किया था, 1911 में किया था। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट उसने कब किया था, 1911 में किया था। टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि भाई हमें परमाणु संरचना के बारे में डिस्कशन करना है, हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज होती है। ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है, अगर किसी की आप अंदर की संरचना को ज्ञात करना चाहते हो तो आप उसमें कोई ऐसी रेडिएशन पास करो जो उसमें से बिल्कुल पार होकर निकल जाए, तभी तो
पता लगेगा अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसने क्या किया, सोने की एक पतली परत ली, सोने का परमाणु लिया और उस पर कौन सी किरणें पास की थी, उसने अल्फा किरणें पास की थी। तो उसने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि लगभग 90% अल्फा किरणें ऐसी थी जो इस परमाणु में से पार करते हुए निकल गई, मतलब भेदते हुए निकल गई, ठीक है ना। और 9% अल्फा किरणें ऐसी थी जो अपने मार्ग से विचलित हो गई। फिर रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि यार कोई ना कोई अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये रेडिएशन है ना, ये टकराकर इधर उधर हो गई, मतलब मार्ग से विचलित हो गई। फिर उसने क्या किया कि बिल्कुल बीच में से, ध्यान से समझना बहुत अच्छी बात निकल के सामने आएगी, फिर उसने क्या किया था कि बिल्कुल बीच में से, सेंटर पॉइंट में से अल्फा किरणों को पास किया था। तो जैसे ही उसने बीच में से अल्फा किरणों को पास किया था, तो वो किरणें ना ही तो मार्ग से विचलित हुई, ना ही उसको भेदते हुए निकली, वो वापस से ही उल्टी लौट के आ गई थी। उसने क्या किया था, लगभग 1% अल्फा किरणें ऐसी थी जो जैसे ही जैसे यहां से उसने अल्फा रेडिएशन पास की थी, तो पास करते हुए वापस से अल्फा रेडिएशन आ गई उसके पास में, ठीक है ना। यहां से उसने क्या की थी, पास की थी, लेकिन अंदर कोई एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो अल्फा किरणें टकराकर वापस आ गई, ठीक है ना। ये तो मैंने अल्फा किरणों को पास कर दिया, लेकिन अंदर कोई एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो अल्फा किरणें टकराकर पास आ गई। ये लगभग कितनी परसेंट किरणें थी आप लोगों की, 1% किरणें थी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु संरचना बताने के लिए किसकी परत ली थी, सोने की पतली परत ली थी, मतलब सोने का परमाणु लिया था। उसके बाद उसने कौन सी किरणें ली थी, अल्फा किरणें ली थी। और अल्फा किरणों की दिशा को जानने के लिए उसने सामने क्या रख दिया, जिंक सल्फाइड लेपित पर्दे को रख दिया, जिससे उसको पता लग जाएगा अल्फा किरणें किस रेडिएशन, मतलब जो अल्फा किरणें किस वेग से पास हो रही हैं। बात समझ में आ गई ना। तो लगभग जैसे ही उसने अल्फा किरणों को पास किया था, तो लगभग 90% अल्फा किरणें ऐसी थी जो इस परमाणु में से बिल्कुल पार करते हुए निकल गई, मतलब इसको भेदते हुए निकल गई थी, ठीक है ना। 9% अल्फा किरणें ऐसी थी जो इस अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, ठीक है ना। और 1% अल्फा किरणें ऐसी थी, जब उसने बीच में से पास किया था, तो 1% अल्फा किरणें ऐसी थी जो टकराकर वापस ही रदरफोर्ड की साइड आ गई थी। तो फिर उसने दिमाग लगाया रदरफोर्ड ने कि यार इस बीच के अंदर, इस परमाणु संरचना के अंदर, या इस सोने की पतली परत जो सोने का परमाणु लिया था ना, इस बीच में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो अल्फा किरणें आप लोगों की टकराकर वापस आ गई थी। तो उसने दिमाग लगाया था कि भाई अल्फा किरणों पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान से समझ के चलना, रदरफोर्ड क्या दिमाग लगा रहा है, रदरफोर्ड ये दिमाग लगा रहा है कि जो मैंने अल्फा किरणें पास की हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो अल्फा किरणें होती हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। फिर रदरफोर्ड बैठा बैठा दिमाग लगा रहा है कि यार मैं अल्फा किरणें पास की हैं, और अल्फा किरणें जो पास की है उन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो आप लोगों का ये परमाणु है, इसके सेंटर पॉइंट में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज होता तो वो अल्फा किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेता। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर आप अल्फा किरणें जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको पास कर रहे हो और अंदर नेगेटिव हुआ, तो कॉमन सी बात है वो उसको अवशोषित कर लेगा। लेकिन उसने दिमाग क्या लगाया कि अगर मैंने अल्फा किरणें पॉजिटिव वाली पास की है, तो अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। इसको उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। रदरफोर्ड ने क्या सोच रहा है, रदरफोर्ड ये सोच रहा है कि अल्फा किरणें मैंने पास की हैं जिन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो टकराकर वापस आ रही हैं तो कॉमन सी बात है अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और उस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या बोला था, नाभिक बोला था, न्यूक्लियस बोला था। इसलिए बेटा आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि नाभिक की या न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको समझा कर बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं कि परमाणु संरचना से रिलेटेड रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, सोने का परमाणु लिया था, ठीक है ना, उस पर उसने अल्फा किरणें पास की थी। तो उसने साइड से इधर उधर से अल्फा किरणें पास की थी, तो वो इस परमाणु को भेदते हुए निकल गई थी, ठीक है ना, बिल्कुल भेदते हुए निकल गई थी। फिर उसने थोड़ा और साइड से किया था, तो फिर क्या हुई थी, जो अल्फा किरणें ना वो अपने मार्ग से विचलित हो गई, वो भेदते हुए नहीं निकली। लगभग 9% अल्फा किरणें ऐसी थी जो अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। और 90
16% अल्फा किरणें ऐसी थी जो इस मार्ग को बिल्कुल भेदते हुए मतलब कंप्लीट भेदते हुए निकल गई थी। फिर उसने क्या किया था कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट से अल्फा किरणों को पास किया था। तो जैसे ही उसने अल्फा किरणें पास की थी ना, तो ये किरणें जैसे ही पास की थी उसने, तो वो टकराकर वापस निकल गई थी। अब रदरफोर्ड का यहां से एक्सपेरिमेंट चालू होता है। फिर उसने ये दिमाग लगाया कि जो मैंने परमाणु लिया है उसमें बीच में सेंटर पॉइंट में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और बिल्कुल सही बात निकली उसकी, सेंटर पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज होता है। और उस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। और अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि अब उसने रिजल्ट क्या निकाले थे। ठीक है ना, उसने रिजल्ट ये निकाले थे, मैं यहां पर लिख देता हूं कि उसने रिजल्ट क्या निकाले थे, साइड में लिख देता हूं यहां पर कि रदरफोर्ड ने रिजल्ट क्या निकाले थे। पहला रिजल्ट तो उसने ये निकाला था, जो रिजल्ट निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकाले थे या रिजल्ट क्या निकाले थे उसने, कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है ना, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। भाई खोखला है तभी तो ये अल्फा रेडिएशन से इसमें से पार करते हुए निकल गई। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। उसने पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके बाद उसने पहला रिजल्ट क्या निकाला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसी वजह से अल्फा किरणें उसको पार करते हुए निकल जाती हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने ये निकाला कि जो परमाणु के जो बीच में होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको उसने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। क्या नाम दिया था उसने, नाभिक नाम दिया था। और नाभिक पर कौन सा चार्ज बताया था उसने, नाभिक पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, नाभिक पर उसने कौन सा चार्ज बताया था, पॉजिटिव चार्ज बताया था। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना कि नाभिक पर कौन सा चार्ज बताया था उसने, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने अल्फा किरणें पास की हैं उन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये अल्फा किरणें वापस आ गई तो कॉमन सी बात है अंदर वाली कोई चीज है वो उस पर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये यहां तक भी आप लोगों के बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसने क्या बात बताई थी कि जो नाभिक होता है ना, नाभिक वो ठोस होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर नाभिक ठोस सॉलिड नहीं होता तो अल्फा किरणें इसको भेदते हुए निकल जाती। लेकिन आप लोगों को पता है कि जैसे ही अल्फा किरणें नाभिक से टकराती हैं तो वो वापस से आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक ठोस होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होने की वजह से जो अल्फा किरणें होती हैं वो नाभिक से टकराकर वापस आ जाती हैं। किसकी तरफ, रदरफोर्ड की तरफ, जिधर से वो अल्फा किरणों को पास कर रहा है। ठीक है ना। तो नाभिक आप लोगों का क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है ना। और ये जो परमाणु होता है ये क्या होता है आप लोगों का, परमाणु क्या होता है आप लोगों का, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है आप लोगों का, उदासीन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि नाभिक के अंदर जितने पॉजिटिव होंगे उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए एक उदासीन परमाणु के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसलिए परमाणु कौन होता है आप लोगों का, उदासीन होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगला उसने रिजल्ट फिर क्या निकाला था। उसने रिजल्ट ये निकाला था कि जो आप लोगों के परमाणु होते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों के परमाणु होते हैं, तो जो अलग अलग परमाणु होंगे तो कॉमन सी बात है उसमें प्रोटॉन और आप लोगों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो कॉमन सी बात है उसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन एटम है उसका साइज सबसे छोटा होता है। ठीक है ना, मैं सबसे बड़े साइज की बात कर लेता हूं, सीजियम की। तो कॉमन सी बात है सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है, तो सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 55 होता है। तो 55 ही तो उसमें कौन होंगे, प्रोटॉन होंगे, 55 ही कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब उसने क्या रिजल्ट निकाला, उसने ये रिजल्ट निकाला कि जो भिन्न भिन्न परमाणु होंगे, मतलब जो अलग अलग परमाणु होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे किसी भी एटम को ले लो आप लोग, जैसे कार्बन को ले लिया तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा किसी और को ले लो आप लोग, जैसे नाइट्रोजन को ले लिया, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब भिन्न भिन्न परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला एक्सपेरिमेंट उसने क्या निकाला था, अगला एक्सपेरिमेंट जो उसने रिजल्ट निकाला था वो रिजल्ट उसने ये निकाला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पर चक्कर लगाते हैं, कोषों के अंदर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगाते हैं, कोषों में चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर
कितने बल या फोर्स काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन पर दो बल, दो फोर्स काम करते हैं। पहला तो कौन सा? नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जो किस किस के बीच में लगता है? नाभिक लगाती है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन पर कितने बल काम करते हैं? दो बल काम करते हैं। एक तो कौन करता है? नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको कौन लगाता है? नाभिक लगाती है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और एक बल काम करता है अपकेंद्रण बल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं लिख देता हूं, एक बल और होता है, आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं, अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल, अपकेंद्रण बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रण बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना। ये किस किस के बीच में लगता है? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल काम करता है? नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है ना। और आप लोगों के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्रण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या रदरफोर्ड ने भाई अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया? ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने सारे रिजल्ट निकाल लिए, परमाणु से रिलेटेड उसने क्या कर दिए? रिजल्ट निकाल दिए। लेकिन जो इस रदरफोर्ड ने जो गलती की थी, वो रदरफोर्ड ने ये गलती की थी कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सुस्त हो गया, लगभग उसने फिर मेहनत करना बंद कर दिया। ठीक है ना। इसकी इस कमजोरी की वजह से और साइंटिस्टों को मौका मिल गया। अगर रदरफोर्ड चाहता था, ध्यान से समझना मैं क्या बात बोल रहा हूं, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर ली थी, न्यूक्लियस की खोज कर ली थी। अगर रदरफोर्ड थोड़ी बहुत और मेहनत कर देता तो और साइंटिस्टों को कोई चांस नहीं मिलता। इसकी इस कमजोरी की वजह से और साइंटिस्टों को चांस मिल गया। इसीलिए उन साइंटिस्टों ने क्या किया था? इस नाभिक का भी एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। भाई नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने कर दी और इतना करके वो रह गया, उसने आगे मेहनत ही नहीं की। अगर रदरफोर्ड चाहता तो अगर वो और भी मेहनत करता, नाभिक का भी अगर वो नाभिक पर भी अगर वो रिसर्च करता, आगे जाकर अपनी पढ़ाई करता या एक्सपेरिमेंट करता, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए समझा चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चरों में। ठीक है ना। तो अगर रदरफोर्ड चाहता और नाभिक पर अगर वो और एक्सपेरिमेंट करता और अपने रिसर्च करता, ठीक है ना, तो और साइंटिस्टों को चांस नहीं मिलता। इसकी इस कमजोरी की वजह से और साइंटिस्टों ने परमाणु जो नाभिक है उसका रिसर्च की थी, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे अपने। ठीक है ना। और गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने फिर बताया कि नाभिक के अंदर भी कोई ना कोई चीज होती है। ठीक है ना। वो चीज कौन सी होती है? प्रोटॉन होती है। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही प्रोटॉन पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो बाह्य भाग था, इस बाह्य भाग के बारे में पता लगाया था किसने? जे थॉमसन ने। उसने कहा कि यार इस बाह्य भाग में भी कोई ना कोई चीज ऐसी है जो घूम रही है इस नाभिक के चारों ओर। उसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। और ये किसने बताई थी? जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। फिर उसके बाद नाभिक का फिर एनालिसिस किया था, फिर दोबारा रिसर्च की थी। फिर जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि नहीं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। भाई उसने और एक्सपेरिमेंट की थी, तो नाभिक में उसने बताई थी कि भाई नाभिक में प्रोटॉन तो होते ही हैं, प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ आ रही है ना। इसीलिए नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? आप लोगों के जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने, सन 1932 में। ठीक है ना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि अगर रदरफोर्ड चाहता और थोड़ी बहुत और मेहनत करता तो ये जितने भी नाम जो और साइंटिस्टों ने दिए, इन सारे काम को ही रदरफोर्ड कर देता। और हम केवल एक ही साइंटिस्ट का यहाँ पर अध्ययन कर रहे होते थे, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्टों को। ठीक है ना। इसकी इस कमजोरी की वजह से और साइंटिस्टों को मौका मिल गया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से रदरफोर्ड के मॉडल का, जो रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के बारे में बताई थी, उसके मैंने आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। प्रयोग उसने क्या किया था? सोने की पतली परत ली, उस पर क्या की थी? एल्फा किरणें पास की थी। 90% एल्फा किरणें ऐसी थी जो उसको पार करते हुए निकल गई थी। 9% एल्फा किरणें ऐसी थी जो क्या हुई थी? मार्ग से विचलित हो गई। और 1% एल्फा किरणें ऐसी थी जो बीच में से टकराकर वापस रदरफोर्ड की साइड ही हो गई, जहां से वो एल्फा किरणों को पास कर रहा था। ठीक है ना। तो जैसे ही उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया था तो उसने बताया था भाई परमाणु संरचना के अंदर
जो बीच में सेंटर पॉइंट में कोई एक ऐसी चीज है जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं अल्फा रेडिएशन पास कर रहा हूं उन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो उससे टकरा कर वापस आ रही है, तो कॉमन सी बात है नाभिक जो ये परमाणु है इसमें सेंटर पॉइंट में कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और फिर बाद में उसने उसको क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। फिर बाद में अदर साइंटिस्टों ने, जैसे कि जेम्स थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने फिर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, और उसके बाद जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने किसकी बात की थी, न्यूटन की बात की थी। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसने रिजल्ट निकाले थे। रिजल्ट उसने क्या निकाले थे कि भाई अगर अल्फा किरणें परमाणु को पार करते होने के लिए, इसका मतलब परमाणु का जो ज्यादातर भाग है वो खोखला होता है, भाई खोखला है तभी तो वो अल्फा किरणें पास हो गई, ठीक है ना। बीच वाले जो बीच वाला सेंटर पॉइंट था उसको उसने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक कौन होती है, ठोस होती है, ठोस होती है तभी तो अल्फा किरणें उससे टकरा कर वापस आ गई, ठीक है। उसके बाद परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। उसके बाद उसने परमाणु के बारे में क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। जैसे कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबके अंदर अलग अलग प्रोटॉन होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। फिर उसने ये बात बोली थी कि भाई जो जो कोष होते हैं, जो सेल होते हैं, मतलब जो खोखला वाला भाग होता है ना, उन खोखले वाले भाग को उसने क्या बोला था, कोष बोला था, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन पर चक्कर लगाते हुए कितने बल काम करते हैं, 2 बल काम करते हैं। पहला बल आप लोगों को कौन सा काम करता है, नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको नाभिक किस पर लगाती है, इलेक्ट्रॉन पर लगाती है, ठीक है ना, मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। और एक बल काम करता है अपकेंद्रण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किसके बीच में लगता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगेगा वो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो रिपल्सन करेंगे तो नाभिक अपनी तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए पूरी तरीका से परमाणु बैलेंस रहता है, ठीक है ना। एक उसको रिपल्सन करने की कोशिश करता है, एक उसको अट्रैक्शन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि परमाणु का बैलेंस बिल्कुल बराबर बना रहता है, ठीक है ना, एक परमाणु का बैलेंस बिल्कुल बराबर रहता है, ठीक है ना। ये होता है आप लोगों को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या रह गई थी, वो कमियों के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी क्या क्या थी। तो देख लो, परमाणु इसकी कमियों को भी बता देता हूं, इसको मिटाकर इसकी कमियों को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, मतलब लिमिटेशन क्या क्या रही थी इसकी, ठीक है ना। कमियां लिमिटेशन क्या क्या रही थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, उन चीजों को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, इसकी 3 कमियां थी, 3 लिमिटेशन थी, तीनों को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमी कौन कौन सी थी, ठीक है ना। 3 इसकी मेजर कमियां थी, तो तीनों मेजर कमियों के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं। देखो ध्यान से समझना, पहली कमी थी वो उसकी क्या थी, उसकी एक थी कि क्लार्क मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत में एक बात बोली थी। तो उसने क्या बात बोली थी कि जब भी कोई एक आवेशित कण होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, कोई भी आवेशित कण का मतलब या तो उस पर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बोली थी, ठीक है ना। क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि जब भी कोई एक आवेशित कण होता है, ठीक है ना, तो वो घूमता है तो अपनी एनर्जी का क्या करता है, वो लॉस करता है अपनी, अर्थात वो अपनी एनर्जी का क्या करता है, हानि करता है, ठीक है ना। तो ये बात रदरफोर्ड में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बात पहले ही बोल दी थी कि परमाणु संरचना के अंदर ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है इसमें ये कौन होता है, नाभिक होता है,
ये कौन होता है, नाभिक होता है, ठीक है ना। और नाभिक के चारों ओर जो आपको ये खोखला वाला भाग होता है, इसमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीका से घूमता जाएगा और अपनी एनर्जी का क्या करता जाएगा, लॉस करता जाएगा, ठीक है ना, अपनी एनर्जी का लॉस करता जाएगा, जैसे जैसे घूमता जाएगा इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे अपनी एनर्जी का लॉस करता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी इलेक्ट्रॉन की कि वो अपनी कंप्लीट एनर्जी का लॉस कर देगा। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कंप्लीट एनर्जी का लॉस कर चुका है तो इसका मतलब अब वो घूम नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो एनर्जी लॉस हो गई। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा इसका मतलब तो ये निकला कि परमाणु अस्थायी होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही गिर गया तो परमाणु क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है परमाणु तो स्थायी होता है। जब लोग बागों ने ये बात रदरफोर्ड से पूछी थी और इसका कारण पूछा था तो उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो लोग बागों ने ये उसकी क्या बना दी, कमी बना दी। एक बार फिर से इस कमी को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि क्लार्क मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, उसने अपने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत में एक बात बोली थी। उसने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि जब भी कोई एक आवेशित कण होता है, ठीक है ना, तो जब वो घूमता है, कोई भी आवेशित कण है अगर वो घूमता है, सर्किल में घूमता है, तो वो चुंबकीय विकिरण के कारण अपनी एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। ये बात उसने बोल दी थी। तो ये बात तो रदरफोर्ड पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी यही बात बोली थी। क्या बात बोली थी रदरफोर्ड ने ये बात बोली थी कि भाई जो नाभिक, ये जो परमाणु संरचना होती है, ठीक है ना, उसमें बीच में कौन होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर कौन होते हैं, जो खोखला वाला भाग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब तो ये निकला कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता जाएगा तो अपनी एनर्जी का लॉस करता जाएगा, ठीक है ना, घूम रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना इलेक्ट्रॉन की कि जब वो अपनी कंप्लीट एनर्जी का लॉस कर चुका होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कंप्लीट एनर्जी का लॉस कर चुका होगा तो कॉमन सी बात है, कोई भी चीज एनर्जी से ही चलती है, ठीक है ना। अगर उसने कंप्लीट एनर्जी अपनी लॉस कर दी तो कॉमन सी बात है ये इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। इसका मतलब तो ये बात निकलकर सामने आई है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो परमाणु क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हो कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है, एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये रदरफोर्ड की कौन सी हो गई, पहली मेजर कमी हो गई। ये उसकी सबसे बड़ी मेजर कमी थी, किसकी, रदरफोर्ड की। चलो ठीक है, पहली लिमिटेशन उसकी कंप्लीट होती है। दूसरी लिमिटेशन ये हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन नॉन स्टॉप मतलब बिगड़ रुके हुए अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है तो जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, अर्थात कंटिन्यूस होना चाहिए। भाई अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है तो किसी भी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए, अर्थात कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता, क्या होता है, रेखीय होता है, लीनियर होता है। जब लोग बागों ने ये बात रदरफोर्ड से पूछी थी तो रदरफोर्ड के पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो ये भी उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। ये उसकी दूसरी कमी हो गई। एक बार दूसरी कमी को फिर बताता हूं मैं आप लोगों के लिए। भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के बारे में वो बोल ही चुका है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से घूमता जाएगा तो अपनी एनर्जी का लॉस करता जाएगा। तो नॉन स्टॉप अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो जो स्पेक्ट्रम है किसी भी परमाणु का वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अगर एनर्जी सतत ही लॉस हो रही है तो स्पेक्ट्रम भी सतत ही होने चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, क्या होता है, रेखीय होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आकर रदरफोर्ड पूरी तरीके से फेल हो जाता है। तो ये भी उसकी क्या बन गई, कमी बन गई, ठीक है। तीसरी इसकी कमी ये थी जो बाद में बोर नाम के साइंटिस्ट ने दूर की थी। तीसरी कमी में उसने ये बात नहीं बता पाया रदरफोर्ड कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, ये सेलों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनकी उसने संख्या फिक्स नहीं की थी कि भाई ये जो नाभिक के चारों ओर जो कोष होते हैं, सेल होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनकी संख्या फिक्स नहीं की थी कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो इनकी उसने संख्या फिक्स नहीं की थी। बाद में ये संख्या किसने फिक्स की थी, बोर नाम के साइंटिस्ट ने। मेरी बात आप लोग समझ में आई थी, आ गई ना। 1911 में तो इसने ये सिद्धांत दिया था, फिर उसके बाद 1913 में बोर नाम का साइंटिस्ट आया था। खूब सुना है आप लोगों ने, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट का खूब नाम सुना है। ये बात इसने कब बोली थी, 1911 में, ठीक है ना। बाद में इन कमियों को दूर किसने किया था, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने सन 1913 में। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तीसरी कमी को एक बार फिर से बता देता हूं। रदरफोर्ड जो कोषों में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फिक्स नहीं कर पाया कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, या दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, या तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। बाद में ये कमी किसने की थी, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने सन 1913 में। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग
समझ में आ गई। और इसी के साथ ये रदरफोर्ड की तीसरी लिमिटेशन भी कंप्लीट होती है। लिमिटेशन तो और भी बहुत सारी थी इसकी, लेकिन 3 इसकी मेजर लिमिटेशन हो गई जो उसकी बहुत बड़ी बड़ी गलती थी, ठीक है ना। बाकी की लिमिटेशन तो और भी आप लोगों की हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मेजर लिमिटेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोग इनको ही ध्यान में रख लेना, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आप लोगों का बन जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। टारगेट क्या था रदरफोर्ड का? टारगेट ये था कि इसने क्या बताया था? परमाणु संरचना के बारे में बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। क्या बताई थी? वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों को आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इस लेक्चर को एक्सप्लेन कर दिया कि रदरफोर्ड ने क्या अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद क्या रिजल्ट निकाले थे, क्या उसकी लिमिटेशन थी, मतलब कमियां थी, सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बता दी। आप लोग एक बार क्लास को अच्छी तरीके से देख लेना, और जो जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, जिससे आप लोगों के शॉर्ट नोट्स बनकर तैयार हो जाए। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।